दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी की शुरुआत में समीरा नाम की एक लड़की डीएसपी अशोक को गोली मार के हत्या कर देती है। दरअसल डीएसपी अशोक समीरा के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो आपको शुरुआत में ही स्पॉइलर दे दिया, अब इस वीडियो को आगे देखने का क्या फायदा। पर दोस्तों असली मजा तो इसके बाद आएगा जब डीएसपी अशोक की मर्डर को सेंटर में रख के और भी बहुत सारे राज एक एक करके खुलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत पसंद आएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल की पत्नी समीरा ने कन्नूर की एक रिजॉर्ट में डीएसपी अशोक को गोली मार के हत्या कर दी है। फिर पुलिस समीरा को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर हमें न्यूज में पता चलता है कि समीरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कन्नूर आई थी और उस रिजॉर्ट में रुकी थी। फिर अचानक वहाँ पे डीएसपी अशोक आ जाते हैं और समीरा के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। और उसी टाइम सेल्फ डिफेंस में डीएसपी के गन से समीरा उन्हें ही मार डालती है। फिर कुछ दिन बाद समीरा को बेल मिल जाती है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि डीएसपी ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर उसके चंगुल से बचने के लिए मैंने उसे मार डाला। क्या मैंने गलत किया? ऐसे बलात्कारियों को मारना क्या गलत है? मैं आज मीडिया के सामने ये बता देना चाहती हूँ कि ये घटना मुझे तोड़ नहीं सकती। मैं आज से अपने लिए और सभी रेप पीड़िता के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी जब तक हमें न्याय न मिल जाए। ये सभी घटना होने के बाद भी समीरा को उसके पति राहुल का फुल सपोर्ट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस इंसिडेंट के बाद पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, कारण डीएसपी की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा होता है। फिर समीरा की केस को एसआई विक्रम को दिया जाता है। फिर हम देखते हैं समीरा की पति बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं। दरअसल वो समीरा को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, पर समीरा ने कहा आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाके वो समीरा को छोड़ के गए। फिर समीरा को उसकी वकील बनर्जी का कॉल आता है और वो समीरा को न्यूज देखने के लिए कहता है। दरअसल अशोक की तरफ से लड़ने के लिए उनकी फैमिली फेमस लॉयर रत्नाकर शेट्टी को अपॉइंट करती है। रत्नाकर आज तक एक भी केस नहीं हारे होते हैं। फिर समीरा के लॉयर कहता है हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो समीरा कहती है हमारे पास तो पूरा प्रूफ है ना, डीएसपी का सीमेंट का रिपोर्ट भी तो है। इस केस में वो लोग जितना भी बड़ा लॉयर क्यों ना ले लें, पर ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना। फिर समीरा के लॉयर बनर्जी कहता है रत्नाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है और कल हमारी अदालत में पेशी भी है, इसलिए थोड़ा तो चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें उनकी अंदर की खबर जाननी है कि कल रत्नाकर और पुलिस अदालत में क्या सबूत पेश करेंगे। अगर हम ये पहले ही जान जाएंगे तो कल का केस हम इजीली जीत जाएंगे। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मैंने पता लगाया है कि पुलिस की तरफ से इस केस को एसआई विक्रम लीड कर रहे हैं। वो एक घूसखोर पुलिस है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उसे एडवांस में 20 लाख रुपया दे चुका हूँ। वो आज तुमसे मिलने आएगा और पुलिस कल अदालत में क्या सबूत पेश करेगी वो तुम्हें बताएगा। तुम मुझसे मिल लेना। दरअसल दोस्तों समीरा के लॉयर बनर्जी किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद एसआई विक्रम समीरा से मिलने आते हैं और आते ही सबसे पहले वो सिगरेट निकालते हैं और उसे जलाने लगते हैं। तभी समीरा कहती है यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, यहाँ पे फायर अलार्म लगे हुए हैं, वो स्मोक को डिटेक्ट कर लेगा, आप प्लीज यहाँ पे सिगरेट मत पीजिए। फिर हम देखते हैं एसआई विक्रम फायर अलार्म का बैटरी निकाल देते हैं और फिर सिगरेट जला के पीने लगते हैं और कहते हैं क्या है ना मैडम, मैं हर काम अपने तरीके से करता हूँ, मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए अब आपके केस के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सच बताएंगी। फिर एसआई विक्रम कहते हैं आपने डीएसपी अशोक के ऊपर 6 गोली फायर किया है, वो एक गोली खाने के बाद भी मर जाता, आपने इतने सारे गोली क्यों चलाई? तो समीरा कहती है उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, 6 क्या, मेरे बस में होता तो उसके ऊपर मैं 100 गोलियां चला देता। फिर हम देखते हैं कैसे उस दिन डीएसपी अशोक रिजॉर्ट के अंदर आते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं और जबरदस्ती समीरा के साथ बलात्कार करने लगते हैं। तभी समीरा टेबल के ऊपर डीएसपी का गन देखती है। फिर वो अपने पास पड़ी हुई टेलीफोन को डीएसपी के सर पे मारती है और फटाफट टेबल से गन को लेके अशोक को शूट कर देती है। फिर विक्रम कहता है आप तो पहले आपके पति की ऑफिस में जॉब करते थे ना, फिर अचानक उसकी मालकिन कैसे बन गई? फिर समीरा कहती है हमारा लव मैरिज हुआ था और प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं लगता है आपके पति राहुल आपको प्यार नहीं करते हैं, वरना आपको इस हालत में अकेले छोड़ के वो मीटिंग पे नहीं जाते। तो समीरा कहती है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मुझे
मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर एसआई विक्रम पिछले एक साल में समीरा और राहुल जो भी पार्टी या फंक्शन को गए थे वहाँ पे साथ में लिए हुए फोटो को दिखाते हैं और कहते हैं इन फोटो को आप ध्यान से देखिए, हमेशा आप दोनों दूर दूर रहते हो, एक भी फोटो में राहुल ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, ऐसा क्यों? तो समीरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारे पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं लगता है आपकी पति उनकी लाइफ को थोड़ा ज्यादा ही प्राइवेट रखे हैं। फिर वो एक ग्रुप फोटो दिखाते हैं, जब राहुल अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था ये फोटो उस टाइम का था। दरअसल ये फोटो मुझे एक डेटिंग साइट पे मिला और आपको पता है इस डेटिंग साइट पे लड़कियां को अलाउ ही नहीं है। इससे ये साबित होता है कि आपके पति राहुल गे हैं। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए, अगर मेरे जैसा एक एसआई इसे ढूंढ के निकाल सकता है तो फेमस लॉयर रत्नाकर के लिए ये तो बच्चों का खेल है। वो इस केस का पर्सपेक्टिव को ही पूरा का पूरा बदल के रख देगा। जैसे कि वो अदालत में ये कहेगा कि आपकी पति गे है इसलिए आपने अशोक के साथ रिलेशन रखा, पर उस दिन कुछ बात को लेके आप दोनों के बीच बहस हो गया और आपने उसे गोली मार दी। अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा ना तो आपने जो डीएसपी के ऊपर रेप का चार्जेस लगाए है ना वो चार्जेस बहुत ही वीक हो जाएंगे। इसीलिए आप मुझे सब कुछ सच बताइए ताकि मैं आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता सकूं। फिर समीरा कहती है राहुल ने मुझे शादी के लिए अप्रोच किया और मैं मान गई, पर शादी के बाद मुझे पता चला कि वो गे हैं, पर वो मेरा पूरा ख्याल रखते थे इसलिए मैं उनसे डिवोर्स नहीं लिया। और आप जो डीएसपी की बात कर रहे हो ना उन्हें तो मैं सिर्फ एक साल से जानती हूँ। दरअसल मेरे पति के जो भी बड़े बड़े इवेंट होते थे ना डीएसपी वहाँ का सिक्योरिटी हेड होते थे। मेरे पति ने उनसे मुझे एक बार मिलाया था। इससे आगे डीएसपी के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। फिर एसआई विक्रम उस रिजॉर्ट का फुटेज निकालते हैं जहाँ पे समीरा ने अशोक को मारा था। वो कहते हैं वीडियो को देख कर लग रहा है जैसे आपको पहले से ही पता था कि अशोक आने वाला है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अशोक आया और सीधा घर के अंदर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जानबूझ के दरवाजा खुला रखा था। फिर समीरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। फिर विक्रम कहते हैं अशोक घर के अंदर 1:30 में गया था और आपने उसे गोली मारा लगभग 1.5 घंटे के बाद। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या वो इतने टाइम तक आपके साथ बलात्कार कर रहा था? फिर समीरा गुस्से से कहती है आप क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तो विक्रम कहता है मैडम जी झूठ तो आप मुझे बोल रहे हो। फिर ऐसा ही विक्रम 2010 की समीरा की कॉलेज का एक ग्रुप फोटो निकालते हैं जिस फोटो में समीरा और अशोक दोनों होते हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि आप अशोक को पहले नहीं जानती थी, सिर्फ 1 साल पहले से ही जानती हैं। क्या आपको पता है कि आपकी यही झूठ अदालत में आपके खिलाफ जा सकता है? अगर आपको मुझे कुछ बताना ही है तो सच बताइए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर समीरा कहते हैं कि राहुल से शादी होने के कुछ साल बाद एक दिन मॉल में अचानक अशोक से मुलाकात हो गया। क्योंकि हम कॉलेज फ्रेंड थे तो फिर से हमारी बातचीत होने लगी, पर इससे आगे मैं कुछ नहीं सोचा था। मैं बस उसे एक अच्छे दोस्त के नजरिए से देख रही थी। फिर एक दिन उसने मुझे कहा चलो थोड़ा घूमने चलते हैं और वो मुझे उस रिजॉर्ट में ले गया। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने दरवाजा अशोक के लिए ही खुला छोड़ा था। 2 दोस्त जैसे मस्ती करते हैं ऐसे ही कुछ टाइम मस्ती मजाक करने के बाद अचानक अशोक दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और जोर जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार करने लगता है और फिर मैंने उसे मार डाला। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं कि ये दोस्ती वाली बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पर हाँ रत्नाकर आपको ये जरूर पूछेगा कि आप 1.5 घंटे तक कर क्या रही थी, और इसका जवाब आप कुछ ऐसा देना कि वीकनेस के वजह से आपको चक्कर आ गया था और आप बेहोश हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट का बंदोबस्त मैं खुद कर दूंगा। और जब आपको होश आया तब अशोक आपके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं समीरा के लॉयर बनर्जी उसी रिजॉर्ट में गया है जहाँ पे समीरा ने अशोक को मारा था, पर वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे पुलिस होते हैं। फिर वो उनका वीडियो बना के समीरा को भेज देता है, पर समीरा उसे मैसेज में कहती है देखो तुम कुछ भी करो पर वो चीज तुम्हें अपने साथ लाना ही होगा। पर ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी ऐसा ही विक्रम को एक कॉल आता है और वो 1 साल पहले हुई एक मिसिंग केस के बारे में बात करने लगते हैं। फिर विक्रम कहते हैं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस केस के बारे में बाद में बात करते हैं। फिर समीरा कहती है आप कौन सी मिसिंग केस के बारे में बात कर रहे थे? फिर विक्रम कहते हैं एक केस है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पाया था और उसको लेके मुझे आज भी बुरा लगता है। फिर समीरा कहती है थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे वो केस क्या था? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक बार आदर्श नाम का एक लड़का अपने पिता का मिसिंग कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन में आया था। उसके पिता का नाम विनय वर्मा था। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वो पिछले 3 दिन से मिसिंग थे।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदर्श को कैंसर है, पर वो इस हालत में भी अपने पिता को ढूंढने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन आता रहता है, पर पुलिस वाले इस केस में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। फिर बाद में जब एसआई विक्रम को पता चला कि इस लड़के के पापा का एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है और ये लोग पैसे वाले हैं, फिर वो राजी हो जाते हैं इस केस को लेने के लिए और कुछ लाख रुपए घूस भी लेते हैं। फिर विक्रम सर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और आदर्श के घर जाते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं। रिजॉर्ट का केयरटेकर कहता है कि उस दिन गांव वालों के साथ कलेक्टर ऑफिस गया था एक टेम्पल की इशू को लेके बातचीत करने। दरअसल रोड साइड पे एक छोटा सा मंदिर होता है, सरकार उसे तोड़ के रोड की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, पर गांव वाले लोग इस चीज का विरोध करते हैं और इसी चीज को लेके गांव वाले कलेक्टर से मिलने गए थे। केयरटेकर के कहने के मुताबिक जब वो रात में घर वापस आया तो अपने मालिक विजय वर्मा की गाड़ी को बाहर खड़ी होते हुए देखा। उसे लगा मालिक वापस आ गए हैं, फिर वो अपने रूम पे जाके सो गया। फिर विजय वर्मा की वाइफ कहती है दरअसल उस दिन वो आदर्श को लेके बड़े शहर के अस्पताल में केमोथेरेपी के लिए गए थे और वापस आते वक्त बारिश हो रहा था, इसीलिए मैं गाड़ी धीरे चला रही थी और वापस आते वक्त रास्ते में वैष्णवी नाम की एक लड़की मिली जो कि सुनसान रास्ते में अकेली चल रही थी। फिर मैंने उसे लिफ्ट दिया। फिर हमें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई थी। वो लोग तो आगे चले गए पर ये पीछे छूट गई थी। फिर मैंने उसे रात में हमारे घर रहने के लिए कहा और उसे हमारे साथ रिजॉर्ट में ले आई, पर वो अचानक हमें कुछ कहे बिना ही यहाँ से चली गई। फिर आदर्श उसके पापा का मोबाइल फोन एसआई विक्रम को देता है जो कि उनकी गाड़ी से मिला था। विनय वर्मा घर से गाड़ी लेके गए थे, पर शाम तक यहाँ पे गाड़ी आ गई थी और गाड़ी के अंदर मोबाइल भी थी, पर विनय वर्मा गायब थे। फिर एसआई विक्रम फोन को अपने पास रख लेते हैं और बाहर खड़ी हुई विनय वर्मा की गाड़ी को देखते हैं। वो देखते हैं गाड़ी एक तरफ से बुरी तरीके से डैमेज है और एक साइड व्यू मिरर भी टूटा हुआ है। तभी विनय वर्मा की मोबाइल पे बालाजी कोऑपरेटिव बैंक का कॉल आता है और वो कहते हैं सर आपका लोन पूरा क्लियर हो गया है, आप बैंक आके क्लियरेंस पेपर ले जाइए। तो एसआई विक्रम और आदर्श बैंक जाते हैं तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि लोन का पीरियड तो और भी 1 साल था, पर विनय वर्मा ने ये लोन 1 साल पहले ही क्लियर कर दिया। तो एसआई विक्रम कहते हैं क्या सभी के सभी रकम विनय वर्मा ने खुद क्लियर किया है? तो बैंक वाले कहते हैं जी नहीं, विनय वर्मा ने 11 लाख रुपए दिए थे और बाकी 49 लाख 3-4 किस्तों में चिरंतना नाम का एक बंदा सिंगापुर से भेज रहा था। दोस्तों यहाँ पे अजीब बात यह है कि आदर्श कोई भी चिरंतना नाम के बंदे को नहीं जानता था। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर एसआई विक्रम विनय वर्मा के मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो वो देखते हैं जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन उन्होंने अपने मोबाइल फोन से हाईवे में एक फोटो क्लिक किया था। फिर एसआई विक्रम और आदर्श उस जगह पहुँच जाते हैं जिस जगह की फोटो विनय वर्मा ने ली थी। तो उन्हें वहाँ पे रोड साइड पे एक ब्लैक कार की टूटी हुई साइड व्यू मिरर मिलता है। एसआई विक्रम को लगता है शायद विनय वर्मा का इसी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। फिर एसआई विक्रम हवलदार को कॉल करके सभी टोल बूथ का सीसीटीवी मंगवाते हैं और दूसरी तरफ विनय वर्मा का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जब जब चिरंतना ने बालाजी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है उसी दिन ठीक आधे घंटे के बाद एक नंबर से विनय वर्मा को कॉल आया है। एसआई विक्रम जब उस नंबर का डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर हैदराबाद का पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन का है। वो ये बात विनय वर्मा की फैमिली को बताते हैं, पर वो कहते हैं उनके जान पहचान का कोई भी उस पुलिस स्टेशन में जॉब नहीं करता। इससे पहले कि एसआई विक्रम और इन्वेस्टिगेशन करते उनके सीनियरों ने इस केस को छोड़ने के लिए कहते हैं और मजबूरन एसआई विक्रम को इस केस को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो आदर्श को इग्नोर करते हैं। आदर्श एसआई विक्रम से मिलना चाहता है पर वो उससे नहीं मिलते। फिर एक दिन आदर्श एसआई विक्रम के घर आ जाता है और उन्हें कहता है ये लीजिए आपके बाकी के पैसे, और वो गुस्से से रोते हुए कहता है कि मुझे अब आपका कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही मेरे पापा को ढूंढूंगा, और रोते हुए चला जाता है। कहीं न कहीं आदर्श का ये हालत देख के एसआई विक्रम को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन वो स्टेशन जाते हैं और अपने सीनियर के मना करने के बावजूद वो फिर से विनय वर्मा की केस में लग जाते हैं। फिर वो टोल बूथ से लाया हुआ सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक ब्लैक कार मिल जाता है जिसका एक साइड व्यू मिरर टूटा हुआ होता है। तभी उन्हें उस कार पे एक स्टिकर दिखता है जो कि हैदराबाद की एक कार रेंटल कंपनी का था। फिर एसआई विक्रम उस कंपनी में जाते हैं और उस गाड़ी की नंबर की हेल्प से उसकी डिटेल्स निकालते हैं कि उस तारीख इस गाड़ी को किसने रेंट पे लिया था। तो पता चलता है कि ये गाड़ी किसी वैष्णवी के नाम से रेंट पे लिया गया था। फिर वहाँ से वैष्णवी की एड्रेस लेके उसे मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। फिर वैष्णवी कहती है जी नहीं, मैं कभी कार रेंट लेके कहीं पे भी नहीं गई हूँ, पर हाँ मेरे पति कभी कभी काम से शहर से बाहर जाते हैं, हो सकता है उन्होंने लिया हो। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं जी आपके पति क्या करते हैं? तो वो कहती है
तो वैष्णवी कहती है वो पंचगुट्टा पुलिस स्टेशन में डीएसपी हैं, उनका नाम अशोक है। दोस्तों ये वही अशोक है जिसका खून समीरा ने किया है। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं वो अभी कहाँ मिलेंगे, तो वो कहती है नेक्टर गार्डन में एक बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी हेड हैं। ये सुनने के बाद ऐसा ही विक्रम वहाँ से चले जाते हैं। तभी ऐसा ही विक्रम को उनके सीनियर का कॉल आता है और वो विक्रम को बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुम्हें मना करने के बाद भी तुम हैदराबाद चले गए और इस केस पे लगे हुए हो। और दूसरी तरफ विनय वर्मा का बेटा आदर्श 2 दिन से पंचगुट्टा पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहा है और कह रहा है कि वो डीएसपी से बात करना चाहता है। देखो विक्रम, तुम्हें जो करना है करो, आदर्श को जल्दी वहाँ से लेके आओ, वरना उसका फेक एनकाउंटर भी हो सकता है। ये सुनने के बाद विक्रम घबरा जाते हैं और वो तुरंत नेक्टर गार्डन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अभी डीएसपी अशोक वहाँ पे है। अगर वो वहाँ पे हैं तो हो सकता है आदर्श उनसे मिलने के लिए वहाँ पे जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदर्श भी नेक्टर गार्डन पहुँच गया होता है। वो डीएसपी अशोक से मिलने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर गेट पे उसे रोक लेते हैं। फिर वो डीएसपी अशोक को कॉल करके कहते हैं कि वो कन्नूर वाला लड़का आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो डीएसपी अशोक गुस्से से कहते हैं ठीक है, भेज दो उसे। फिर आदर्श डीएसपी अशोक के पास जाता है और कहता है आपके थाने से 3-4 बार मेरे पापा को कॉल गया था, प्लीज आप पता करके बताइए ना ये कॉल किसने किया था, जरूर उसे मेरे पापा के बारे में पता होगा। फिर डीएसपी अशोक कहते हैं देखो, मेरे थाने से कोई भी विनय वर्मा को नहीं जानता है, तुम यहाँ से चले जाओ, फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। तो आदर्श कहता है सर, पर मैंने तो मेरे पापा का नाम बताया नहीं था, तो आपको कैसे पता चला कि उनका नाम विनय वर्मा है? इसका मतलब आप मेरे पापा को जानते हो, प्लीज सर बताइए ना मेरे पापा कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं डीएसपी गुस्सा हो जाते हैं और अपना गन निकाल के आदर्श को मारने के लिए जैसे ही घूमते हैं वहाँ पे आदर्श नहीं होता है। फिर हम देखते हैं ऐसा ही विक्रम आदर्श को लेके एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और डीएसपी अशोक आदर्श को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसा ही विक्रम आदर्श से कहते हैं बिल्कुल चुप रहो, वरना अशोक तुम्हें गोली मार सकता है। फिर ऐसा ही विक्रम सबसे छुपते छुपाते आदर्श को यहाँ से बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी आदर्श स्टेज की तरफ देख के कहता है सर वो देखिए, वो है वैष्णवी जिसे उस रात हमने लिफ्ट दी थी। फिर ऐसा ही विक्रम स्टेज की तरफ देखते हैं तो दोस्तों स्टेज पे जो लड़की थी वो कोई और नहीं, वो समीरा थी और वहाँ पे उसकी राहुल के साथ एंगेजमेंट हो रही थी। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ऐसा ही विक्रम समीरा से कहते हैं ऊपर से बहुत प्रेशर पड़ने के कारण वो केस में आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया और वो वैसे ही पड़ा रहा। अब आप मुझे पूरी कहानी बताइए, आपने फिर से मुझे झूठ कहा था, आखिर आप एक नाम से डीएसपी के साथ कन्नूर क्यों गए थे? फिर समीरा पूरी कहानी बताती है। दरअसल समीरा और डीएसपी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और डीएसपी की तो शादी भी हो चुकी होती है। दरअसल कुछ दिन बाद राहुल के साथ समीरा की शादी थी, तो वो राहुल को झूठ बोल के डीएसपी अशोक के साथ कन्नूर घूमने के लिए गई थी। तभी कुछ बात को लेके उन दोनों के बीच में थोड़ा बहस हो जाता है और उनकी ध्यान कुछ टाइम के लिए रोड से हट जाता है और तभी उनके सामने एक कार आ जाता है। दरअसल यहाँ पे पूरा गलती समीरा और अशोक की थी। फिर भी अशोक उस कार वाले को गाली देता है और धमकी भी देता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ। दोस्तों ये बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं, आदर्श के पिता विनय वर्मा हैं। फिर वो उनकी गाड़ी की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं ताकि वो पुलिस को कंप्लेन कर सकें। तभी अशोक उनके हाथ को धक्का दे देता है और इसीलिए मोबाइल से गाड़ी की फोटो क्लिक करने के बजाय एनएच में लिखा हुआ ये वाला फोटो क्लिक हो जाता है जो कि पुलिस को मिला था। तभी वहाँ पे समीरा आती है और विनय वर्मा से सॉरी कहती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग एक रिजॉर्ट में जाते हैं और यहाँ का केयरटेकर भी उस टेम्पल को लेके गांव वालों के साथ कलेक्टर से मिलने जाता है। आपको याद होगा विनय वर्मा के केयरटेकर भी उस मीटिंग में गया था। मतलब दोस्तों ये रिजॉर्ट और विनय वर्मा के रिजॉर्ट एक ही गांव में है, इसीलिए यहाँ का केयरटेकर भी उसी मीटिंग पे जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद विनय वर्मा अपनी गाड़ी को अपने रिजॉर्ट पे रख के अभी समीरा और अशोक जहाँ पे है वहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी मीटिंग चिरंतना के साथ थी। पर यहाँ पे वो डीएसपी अशोक को देखते हैं तो डीएसपी अशोक कहते हैं कि तुम कौन हो? तो विनय वर्मा कहते हैं कि मेरा मीटिंग यहाँ पे चिरंतना के साथ था। तो डीएसपी अशोक कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, आपसे मीटिंग मैं करूंगा और आपका रिजॉर्ट मैं खरीदने वाला हूँ। तो विनय वर्मा कहते हैं कि माफ करना, मैं मेरा डील कैंसिल कर रहा हूँ और हाँ आपने जो एडवांस दिया था मैं आपको वापस कर दूंगा, पर मेरा रिजॉर्ट मैं आपको नहीं बेचूंगा। क्योंकि दोस्तों हमने देखा था डीएसपी अशोक विनय वर्मा के साथ रास्ते में बहुत ही बुरा सलूक किया था और इसीलिए विनय वर्मा ने गुस्से से अपना डील कैंसिल कर दिया।
तभी विनय वर्मा को मनाने के लिए समीरा आती है और वो कहती है कि अंकल प्लीज मान जाइए ना, उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूँ, प्लीज आप ये डील कैंसिल मत करिए, आप हमें जबान दिए थे और जबान दे के मुकरना तो बुरी बात है ना। फिर वो समीरा से कहते हैं बेटी तुम तो रहने ही दो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। फिर वो अपने मोबाइल से राहुल और समीरा की वेडिंग कार्ड को दिखाते हैं और कहते हैं राहुल की पापा मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम उनके घर की बहू बनने वाली हो, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी राहुल के साथ है और तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, अगर उनको ये बात पता चलेगा तो कैसा लगेगा। विनय वर्मा से ये सुनने के बाद समीरा थोड़ा डर जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी डीएसपी अशोक आते हैं और गुस्से से विनय वर्मा को धक्का दे देते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों ये रिजॉर्ट पहाड़ के ऊपर था, मतलब आप समझ सकते हैं कि विनय वर्मा कितने ऊपर से नीचे गिरे होंगे। तो ये देख के समीरा चौंक जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। फिर समीरा कहती है चलो जल्दी हम नीचे जाते हैं और अंकल को अस्पताल लेके जाते हैं, वरना वो तो मर जाएंगे। फिर उन्हें वहाँ पे रस्सी वाला एक सीढ़ी मिलता है जिसके जरिए अशोक पहले नीचे जाता है, पर तभी एक लकड़ी टूट जाता है और अशोक नीचे गिर जाता है। अशोक को ज्यादा चोट नहीं लगता है, पर उसकी पैर कुछ पत्थर के बीच में फंस जाता है और वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। फिर समीरा भी नीचे आ जाती है और जैसे तैसे अशोक की पैर पत्थर से बाहर निकालते हैं, पर उसकी एक पैर जख्मी हो जाता है और फिर वो लंगड़ाते हुए चलता है। फिर वो लोग विनय वर्मा के पास जाते हैं। इतने ऊपर से गिरने के कारण उन्हें बहुत चोट लगी होती है, पर वो जिंदा होते हैं। फिर समीरा अपने मोबाइल निकालती है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, पर तभी अशोक उसकी मोबाइल को फेंक देता है और एक बड़ा सा पत्थर लाके विनय वर्मा के सर पे कुचल देता है और कहता है अगर ये जिंदा रहता तो हमें जेल जाना पड़ता। फिर अशोक समीरा से कहता है कि तुम ऊपर चले जाओ, मैं लाश को पहले कहीं अच्छी जगह ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद ऊपर जाऊंगा। फिर समीरा नीचे पड़े हुए अपने मोबाइल को उठाती है और सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है। तभी वहाँ पे केयर टेकर की पोता आ जाता है और वो रिजॉर्ट के बाहर खड़े होके अपने दादाजी को पुकारता है। इधर समीरा जो सीढ़ी से ऊपर जा रही थी वो उसकी आवाज सुन के रुक जाती है और जल्दी से नीचे चली जाती है और पत्थर के नीचे छुप जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद दादाजी यहाँ पे नहीं है। फिर वो जाने लगता है, तभी उसकी नजर सीढ़ी पे पड़ता है और वो नीचे देखता है। हो सकता है कि उसके दादाजी नीचे हों, पर उसे नीचे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद कोई सीढ़ी को लगा के यहाँ पे भूल गया है। फिर वो उस सीढ़ी को ऊपर खींच लेता है और उसे खोल के रख देता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब सीढ़ी तो नहीं रहा, समीरा सीढ़ी से तो ऊपर नहीं जा सकती, तो समीरा फिर से उसी जगह जाती है जहाँ पे विनय वर्मा की लाश था, पर वो देखती है कि अशोक लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से ले गया होता है। समीरा अशोक को जंगल में ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और समीरा की मोबाइल भी ऑफ हो गया होता है जो कि ऑन नहीं होता है। और तभी जोर से बारिश भी होने लगता है और समीरा रात में उस जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ते खोजने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद वो एक रास्ते में निकलती है और अकेली चलने लगती है और तभी आदर्श और उसकी मम्मी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो समीरा को इस हालत में देख के उसे लिफ्ट देते हैं और समीरा उन्हें अपना नाम वैष्णवी बताती है और बातों ही बातों में समीरा को पता चल जाता है कि विनय वर्मा की वाइफ और बेटे हैं। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। विनय वर्मा की पत्नी और उनकी बेटे घर के अंदर चले जाते हैं और इधर कार के अंदर समीरा अपने मोबाइल फोन को चार्ज पे लगाती है और उसे ऑन करती है ताकि वो अशोक को यहाँ पे बुला सके और वो यहाँ से जा सके। पर दोस्तों वो जैसे ही अपना मोबाइल फोन ऑन करता है तो उसमें विनय वर्मा की वाइफ का कॉल आता है। मतलब समीरा गलती से अपने मोबाइल की जगह विनय वर्मा का मोबाइल लेके आ गई होती है। वो ये देख के डर जाती है और फोन को वहाँ पे पहले से ही खड़ी हुई एक कार के अंदर फेंक देती है। और दोस्तों ये गाड़ी विनय वर्मा की है जिसका आज इन्हीं के गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। फिर विनय वर्मा की वाइफ समीरा के लिए एक चादर लेके आते हैं और कहते हैं बाहर क्या कर रही हो, चलो अंदर चलो। फिर समीरा कहती है आंटी जी उस कार के अंदर एक मोबाइल बज रहा था। फिर वो उस मोबाइल को लेते हैं और कहते हैं मतलब मेरे पति अपने साथ मोबाइल लेना भूल गए हैं। तभी घर के अंदर से आदर्श अपनी माँ को बुलाता है और वो अंदर चली जाती है। समीरा इसी बात का फायदा उठा के यहाँ से चली जाती है और एक टेलीफोन बूथ से अशोक को कॉल करती है और अशोक गाड़ी लेके आता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ये सब बताते हुए समीरा रो रही होती है। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, 1 साल पहले तुम कन्नूर गए थे, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर इस बार अशोक के साथ फिर से कन्नूर में जो विनय वर्मा का रिजॉर्ट है आप वहाँ पे क्यों गए? तो समीरा कहती है मुझे ब्लैकमेलिंग किया गया था,
फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन अचानक एक बॉक्स समीरा के घर पे आता है। जब समीरा उसे ओपन करती है तो उस बॉक्स के अंदर उस रिजॉर्ट का फोटो होता है जहाँ पे उन्होंने विनय वर्मा को मारा था, और उस फोटो में लिखा था कि यहाँ पे कौन मरा था, और बॉक्स के अंदर एक मोबाइल भी होता है। ये देख के समीरा डर जाती है और वो अशोक को कॉल करती है, पर अशोक का फोन नहीं लगता। तभी बॉक्स में जो मोबाइल था वो रिंग होता है। फिर समीरा उसे उठाती है तो सामने से एक बंदा कहता है कि मैं कौन हूँ ये जानने की तुम कोशिश भी मत करना, और ब्लैकमेलर समीरा को 2 करोड़ रुपए लेके कन्नूर की एक रिजॉर्ट में बुलाता है। फिर अगले दिन समीरा 2 करोड़ रुपए लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। ये रिजॉर्ट विनय वर्मा का होता है। फिर वो यहाँ पे विनय वर्मा की पत्नी को देखती है तो वो उनसे छुपते छुपाते ब्लैकमेलर ने जो रूम नंबर 501 बताया था वो वहाँ पे पहुँच जाती है और उसके अंदर चली जाती है, और 2 करोड़ रुपए को ब्लैकमेलर के कहने के मुताबिक एक जगह पे रख देती है, और ब्लैकमेलर को कहती है कि तुमने जितने पैसे मांगे थे मैं तुम्हें दे दिया, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो ब्लैकमेलर कहता है अभी नहीं, तुम एक काम करो, बेड के साइड पे एक ड्रॉयर है, तुम उसे ओपन करो। समीरा जैसे ही उसे ओपन करती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक गन है। फिर ब्लैकमेलर कहता है अभी जो भी तुम्हारे रूम के अंदर आएगा तुम्हें इस गन से उसे मारना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हारे ये राज हमेशा के लिए अपने अंदर रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। और दोस्तों तभी इस कमरे के अंदर डीसीपी अशोक आते हैं। वो समीरा को देख के समझ जाते हैं कि इसे भी ब्लैकमेलर ने यहाँ पे बुलाया है, यानी कि दोस्तों ब्लैकमेलर ने अशोक को भी ब्लैकमेल करके यहाँ पे बुला लिया होता है। फिर अशोक समीरा से कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं अकेले ही ये संभाल लूंगा। फिर समीरा रोते हुए कहती है कि उस दिन जो भी हुआ उसके लिए हम दोनों दोषी हैं। ये जो भी हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है ये आगे ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो मुझे तुम्हें मारने के लिए कह रहा है। ये सुनने के बाद अशोक गुस्से से कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। पर समीरा कहती है अशोक चलो हम विनय वर्मा की फैमिली को सब कुछ बता देते हैं और उनके पैर पकड़ के उनको माफी मांगते हैं, हो सकता है वो हमें माफ कर दें। प्लीज अशोक, इसके अलावा मुझे कोई और सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है। आखिर कब तक हम उस ब्लैकमेलर से डर डर के जिएंगे? अशोक पहले तो मना कर देता है, पर बाद में समीरा को रोते हुए देख के बस समीरा की बात पे राजी हो जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पे इंटीमेट होते हैं और अचानक अशोक उसकी गन निकाल के समीरा को मारने की कोशिश करता है। दरअसल ब्लैकमेलर ने अशोक को भी समीरा को मारने के लिए कहा था और खुद को बचाने के लिए अशोक समीरा को मारने जा रहा होता है, पर तभी समीरा टेबल पे रखा हुआ एक टेलीफोन से अशोक के सर पे जोर से मारती है। अशोक की हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और समीरा उसे उठा लेती है और खुद को बचाने के लिए अशोक को गोली मार देती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं समीरा एसआई विक्रम को कहती है मैंने विनय की फैमिली को सच बताने की कोशिश किया पर बता नहीं पाया, मैं जिसे प्यार करती थी उसी ने मुझे मारना चाहा। तभी समीरा को पता चलता है कि उनकी वकील बनर्जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल दोस्तों समीरा ने जो 2 करोड़ रुपए उस रिजॉर्ट के अंदर छुपाए थे ना, अगर वो पुलिस को मिल जाता तो ये प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए उसे वहाँ से निकालने के लिए बनर्जी वहाँ पे गया था। पुलिस से छुपके जब वो बैग को निकाल रहा होता है तभी वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और अब समीरा की केस और क्रिटिकल हो जाता है। फिर वो ये सब एसआई विक्रम को बताता है, तो ये सुनने के बाद एसआई विक्रम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मुझे बिना बताए आपने इतनी बड़ी बेवकूफी भरा काम कर दिया, अब मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ। तभी समीरा एसआई विक्रम से कहती है कि अगर तुम मुझे इस मुसीबत से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। दरअसल दोस्तों आदर्श की कैंसर की ऑपरेशन के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए होता है, इसीलिए एसआई विक्रम समीरा की बात पे राजी हो जाते हैं ताकि वो समीरा को इस मुसीबत से निकाल दे और उन्हें 2 करोड़ रुपए मिल जाए। फिर एसआई विक्रम कहते हैं देखिए अभी सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है, बनर्जी वहाँ पे 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। फिर जब आपको पूछेंगी कि इतने सारे पैसे वहाँ पे कैसे गए तब आपको उस ब्लैकमेलर के बारे में बताना पड़ेगा। फिर विनय वर्मा का खून वाला घटना भी सबके सामने आ जाएगा और अशोक से रिलेशन वाला घटना भी सबके सामने आ जाएगा और रत्नाकर इस केस को इस तरीके से दिखाएगा कि विनय वर्मा की बॉडी कहाँ पे है ये सिर्फ अशोक को पता था। अशोक कभी ये बात किसी और को ना बता दे इसलिए आपने उसे रास्ते से हटा दिया। अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, हमें विनय वर्मा की बॉडी चाहिए होगा क्योंकि अशोक ने उसे ठिकाने लगाया है तो उसका डीएनए हमें उस बॉडी से मिल ही जाएगा और एक बार डीएनए मिल गया तो हम उसे कल्प्रिट की तरह दिखाएंगे और कहेंगे कि वो आपको ब्लैकमेलिंग करता था, कि आप दोनों के रिलेशन के बारे में आपके पति को बता देगा। तो बताइए बॉडी कहाँ पे है? सब कुछ हमें आज रात ही करना पड़ेगा। तो समीरा कहती है कि विनय वर्मा की लाश कहाँ है ये मुझे नहीं पता, अशोक ने उसे ठिकाने लगाया था। फिर एसआई विक्रम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाश कहाँ है ये आपको पता ही ना हो,
जैसे कि आपने मुझे कहा था अशोक की पैर पत्थर में फंसने के कारण वो जख्मी हो गया था और वो लंगड़ा के चल रहा था, तो उसी हालत में कैसे कोई अकेले एक भारी भरकम शरीर को ठिकाने लगा सकता है। फिर समीरा कहती है ये मुझे नहीं पता, पर जब तक मैं वहाँ पे वापस गया तो लाश वहाँ पे नहीं था। तो ऐसा ही विक्रम कहते हैं मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मैं एक पुलिस वाले की तरह सोचूं तो विनय वर्मा के मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को हुआ। अगर वो नहीं मरता तो राहुल के साथ आपकी शादी नहीं हो पाती और आज आप जो ये अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हो वो कभी जी ही नहीं पाते। फिर समीरा कहती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले 70-80 केजी का एक डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकती हूँ? फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं हुआ कुछ ऐसा होगा कि ब्लैकमेलर ने तुम्हें अशोक को मारने के लिए नहीं कहा होगा, बल्कि तुमने खुद जानबूझ के अशोक को मार डाला। क्योंकि अगर वो ब्लैकमेलर तुम दोनों को ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो पैसा सिर्फ तुम अकेले लेके क्यों गई? अशोक अपने साथ कोई भी पैसा क्यों नहीं लाया? दरअसल अशोक ने उस ब्लैकमेलर को वादा किया था कि वो उसे सब कुछ सच बता देगा। ये सुनने के बाद समीरा कहती है तुम इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हो? और हाँ, अशोक अपने साथ कोई भी पैसा नहीं लाया था, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो दोस्तों यहाँ पे आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं, ऐसा ही विक्रम था। फिर वो कहते हैं उस दिन विक्रम मुझसे बात करते हुए घर के अंदर गया, फिर वो अपना कॉल कट करना भूल गया और उसके जरिए तुम दोनों ने आपस में जो भी बात करे मैंने सब सुन लिया। दरअसल अशोक विनय वर्मा के फैमिली के सामने सब सच बताना चाहता था, पर तुम ये नहीं चाहती थी क्योंकि तुम्हें ये अमीरों वाली जिंदगी पसंद आ गई थी, तुम इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर तुमने सिर्फ दिखाने के लिए अशोक की बात पे हामी भरा, फिर तुम दोनों इंटीमेट हुए और अंत में तुमने उसे गोली मार दी। और जैसे ही तुमने उसे टेलीफोन से मारा मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगा अब कुछ तो बुरा होगा। मैं तुम्हारे कमरे की तरफ भागा तुम दोनों को अरेस्ट करने के लिए। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर जाता तुमने अशोक को गोली मार दी। फिर मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि उस टाइम अगर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेता तो अशोक के खून के लिए तो तुम जेल जाती, पर आदर्श को बचाने के लिए जो मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाता। फिर मैं एक नया प्लान बनाया और आपकी केस का चार्ज ले लिया और यहाँ पे आ गया ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दूं और उसके बदले मैं आपसे 2 करोड़ रुपए ले सकूं। ये सुनने के बाद समीरा शॉक हो जाती है और कहती है मतलब तुम इतने टाइम से मुझे उल्लू बना रहे थे, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुम मुझे बार बार पूछ रहे थे। फिर ऐसा ही विक्रम कहते हैं देखिए मैडम, मैंने जो भी किया पैसों के लिए किया, इसके अलावा मेरा किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी आपको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। उसके लिए हमें विनय वर्मा की बॉडी चाहिए, फिर हम अशोक की अगेंस्ट कुछ प्रूफ विनय वर्मा की बॉडी में प्लांट कर देंगे ताकि सबको ये लगेगा कि विनय वर्मा का खून अशोक ने किया है। फिर समीरा गुस्से से कहती हैं तुम तब से मेरे साथ खेल रहे थे, अब ध्यान से सुन लो, जब तक तुम अशोक के अगेंस्ट सबूत विनय की बॉडी में प्लांट नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया नहीं दूंगा। और सोच लो जब तक तुम्हें 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे तुम आदर्श को नहीं बचा सकते, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके अशोक के खिलाफ सबूत विनय वर्मा की बॉडी में प्लांट करना ही होगा। फिर ऐसा ही विक्रम समीरा की बात पे राजी हो जाते हैं और पूछते हैं कि विनय वर्मा की बॉडी कहाँ पे है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल विनय वर्मा को धक्का अशोक ने नहीं समीरा ने दिया था। फिर जब नीचे जाते वक्त अशोक के पैर में चोट लग गया तो समीरा उसे ऊपर भेज देती है। तभी समीरा की मोबाइल वहाँ पे गिर जाती है और बाद में वो विनय वर्मा की फोन को खुद की फोन समझ के अपने पास रख लेती है और अकेले ही विनय वर्मा को मारने के लिए चली जाती है। और वो देखती है कि वो जहाँ पे गिरे थे वो वहाँ पे नहीं होते हैं, दरअसल वो जिंदा थे। वो जख्मी हालत में जैसे तैसे चलते हुए रोड तक पहुँच गए थे और रोड के उस पार एक मंदिर होता है। दोस्तों ये वही जगह होता है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दरअसल गांव वाले इसी मंदिर को तोड़ने के लिए मना कर रहे थे और वो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कलेक्टर ऑफिस भी गए थे। तभी समीरा एक लकड़ी से विनय वर्मा के सर पे जोर से मारती है और तभी उनकी वहाँ पे मौत हो जाता है। फिर समीरा देखती है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था क्योंकि गांव के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो समीरा को वहाँ पे पहले से ही एक बना हुआ गड्ढा मिल जाता है। फिर समीरा विनय वर्मा की लाश को उस गड्ढे तक घसीटते हुए ले जाती है और उस गड्ढे में डाल देती है। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से फिल कर देती है और गड्ढे के ऊपर प्रोटेस्ट वाला एक बैनर रख देती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एसआई विक्रम समीरा से कहते हैं कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो समीरा कहती है मैं क्या करता, मुझे खुद को
बचाने के लिए उन्हें मारना ही पड़ा। तो जो हो गया वो हो गया, अब तुम जाओ अपना काम करो। फिर हम देखते हैं एसआई विक्रम जब रूम के अंदर आए थे और फायर अलार्म का बैटरी निकाल दिया था, तब दरअसल वो चुपके से वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया था। यानी कि अब तक इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुआ वो सब इसमें रिकॉर्ड हुआ है। एसआई विक्रम उसे वहाँ से निकाल के यहाँ से जाने लगते हैं। तभी समीरा उनके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि उसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी एसआई विक्रम जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि रूम के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले पहले से ही खड़े होते हैं और वो समीरा को अरेस्ट कर लेते हैं और एसआई विक्रम यहाँ से चले जाते हैं। और उनमें से एक पुलिस वाला समीरा को कहता है, मैडम आपके खिलाफ हमारे पास रिकॉर्डेड सबूत है, आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तो समीरा कहती है, आप एसआई विक्रम को भी अरेस्ट करिए, उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए घूस लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो एक पुलिस वाला समीरा को कहता है, मैडम जी एसआई विक्रम तो मैं हूँ, आप जिसकी बात कर रहे हो वो विनय वर्मा का बेटा आदर्श है। दरअसल दोस्तों हम शुरुआत से जो एसआई विक्रम को देख रहे थे वो दरअसल विनय वर्मा का बेटा आदर्श था और हम शुरुआत से विनय वर्मा के बेटे के रूप में जिसे देख रहे थे वो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो बस आदर्श का कल्पना था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिस दिन उन्होंने समीरा को लिफ्ट दिया था उस दिन आदर्श पीछे की सीट में सो रहा था, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। समीरा ने सिर्फ उसकी आंखों को ही देखा था और उसकी आवाज भी ठीक से नहीं सुना था। और यही आदर्श बार बार थाने जाके अपने पिता को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता था। फिर ऊपर वाले की दया से वो कैंसर फ्री हो जाता है, मतलब वो पूरा ठीक हो जाता है। फिर वो एसआई विक्रम के पास जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास एक प्लान है समीरा से सच उगलवाने के लिए। क्योंकि समीरा ने उसकी आंखों को देखा था इसलिए वो अपनी आंखों में लेंस लगाता है और एसआई विक्रम बनके समीरा से मिलने चला जाता है। और आगे जो भी हुआ वो तो आप सबको अच्छे से पता है। फिर हम देखते हैं आदर्श और उसकी माँ उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे समीरा ने विनय वर्मा को दफनाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।